नमस्कार, खबर अभी तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी। काफी दिन से हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बजट को लेकर बैठकें कर रहे थे, लोगों से सुझाव ले रहे थे और दावा कर रहे थे कि जो सुझाव अलग अलग वर्गों के हमें मिले हैं उनको बजट में शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 2 मार्च को आखिरकार हरियाणा का बजट पेश किया बतौर वित्त मंत्री। एक बार फिर से उन्होंने बजट पेश किया। ये दूसरा मौका था जब उन्होंने हरियाणा का बजट पेश किया है। 2,23,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का ये बजट। हरियाणा में कई अहम फैसले लिए गए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से कहा गया कि ये बजट हरियाणा के विकास को लेकर आने वाले वक्त में जो हमने कदम उठाए हैं उसको मजबूत बनाएगा। हरियाणा का रोड मैप है। तो विपक्ष के सवाल भी उठ रहे हैं। बजट में महिला, युवाओं, किसानों, कर्मचारियों को लेकर भी कई बड़े ऐलान किए गए। उद्योगों को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बजट में फोकस की बात कही गई, बजट में फोकस किया गया। अब सवाल यही है कि बजट वाकई में सभी के हित में है या फिर बजट से जो उम्मीदें थीं वो उस तरह से पूरी नहीं हुई जिस तरह की उम्मीदें की जा रही थीं। बजट में क्या कुछ शामिल किया गया है, सत्ता पक्ष की तरफ से बजट को लेकर क्या कुछ कहा गया और विपक्ष ने बजट पर क्या प्रतिक्रिया दी है, इस पर आपको एक रिपोर्ट भी दिखाते हैं और उसके बाद हम एक बहुत ही खास पैनल के साथ डिस्कशन करेंगे। पहले आप एक रिपोर्ट देखिए। हरियाणा की आर्थिक रफ्तार को नई ऊंचाई देने के लिए मुख्यमंत्री नायब सैनी ने विधानसभा में 2,23,000 करोड़ से ज्यादा का बजट पेश किया है। बजट राज्य की जीडीपी को 13 लाख करोड़ के पार ले जाने का संकल्प है। किसानों के लिए स्कीम, महिलाओं को गाड़ी खरीदने पर छूट, पुलिस में नई भर्ती। सरकार का दावा है कि ये सबका साथ सबका विकास है। बजट सिर्फ आंकड़ों का लेखा जोखा नहीं बल्कि विकसित हरियाणा का एक संकल्प भी है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट की बात करें तो कुल बजट आकार 2,23,658.17 करोड़ है, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष में कुल बजट का आकार 2,02,816.66 करोड़ का था। पिछली बार की तुलना में इस बार बजट वृद्धि 10.28% है। 2026-27 के लिए कुल 2,23,658.17 करोड़ का बजट प्रस्ताव रखता हूं, जो वर्ष 2025-26 के संशोधित आंकड़ों 2,02,816.66 करोड़ से 10.28% अधिक है। हरियाणा के भविष्य को आर्थिक मजबूती देने के लिए सीएम सैनी ने पिटारा खोला तो कई बड़े ऐलान किए। प्रदेश की तस्वीर बदलने का वो ऐलान दम रखते हैं। महिलाओं के लिए ऐलान किया, महिलाओं के नाम पर गाड़ी खरीदने पर 1% छूट मिलेगी। इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों की खरीद के लिए 5 लाख तक का लोन मिलेगा। 1,80,000 आय वाली महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ सितंबर महीने से मिलेगा। पिंक कैब योजना के तहत गाड़ी चलाने की ट्रेनिंग मिलेगी। 1,000 आंगनबाड़ी केंद्रों को प्ले स्कूल में बदलेंगे। उचित मूल्य की 4,000 नई दुकानों के आवंटन में महिलाओं को 33% रिजर्वेशन मिलेगा। हर जिले में स्वास्थ्य नारी क्लिनिक बनेगा। हरियाणा में एटीएस की स्थापना होगी। साइबर अपराध रोकने के लिए नई लैब और एक्सपर्ट होंगे। किसानों के लिए भी सरकार ने ऐलान किया। हरियाणा एग्री डिस्कॉम नाम से बिजली वितरण कंपनी होगी। किसानों को इसके तहत ट्यूबवेल कनेक्शन मिलेंगे। मधुमक्खी पालन बीमा योजना शामिल होगी। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पूरे साल करेगा काम। हिसार फरीदाबाद में मछली मंडियों की स्थापना होगी। सीएम बागवानी बीमा योजना में फल, सब्जियों, मसालों पर मुआवजा बढ़ेगा। रेवाड़ी और अम्बाला में 5 लाख लीटर क्षमता के 2 नए मिल्क प्लांट होंगे। हरियाणा पुलिस की नियुक्तियों में अग्निवीरों को 20% आरक्षण मिलेगा। 6 करोड़ की लागत से 6 मोबाइल स्किल लैब बनेगी। 1 लाख युवाओं को एआई की ट्रेनिंग मिलेगी। वैध रूट से विदेश गए युवाओं की मृत्यु होने पर परिवार को आर्थिक मदद का ऐलान है। विदेश जाने से पहले युवाओं को ट्रेनिंग देने के लिए एक सेंटर खोला जाएगा। खिलाड़ियों को लेकर मिशन ओलंपिक 2036 योजना के अंतर्गत प्रतिभा खोज अभियान शुरू होगा। फिट हरियाणा अभियान 30 सितंबर 2026 से होगा शुरू। राजीव गांधी खेल परिसर दौलताबाद को राज्य का पहला पैरा खेल स्टेडियम बनाया जाएगा। हरियाणा में 21 नए खेल स्टेडियम होंगे। कर्मचारियों के लिए भी ऐलान है। औद्योगिक श्रमिकों की वार्षिक मुफ्त स्वास्थ्य जांच होगी। रजिस्टर्ड निर्माण श्रमिकों को मुफ्त इलाज और दवाएं मिलेंगी। श्रमिकों के बच्चों के लिए अटल आवासीय विद्यालय खुलेंगे। स्वास्थ्य को लेकर सरकार का ऐलान है। 18 जिलों में सिटी स्कैन, 7 जिलों में एमआरआई मशीन लगेंगी।
फरीदाबाद जिला अस्पताल 200 से 400 बिस्तर में अपग्रेड होगा। सोनीपत रेवाड़ी जिला अस्पताल 200 से 300 बिस्तर में अपग्रेड होगा। सभी 23 जिलों अस्पतालों में अमृत फार्मेसी स्टोर होंगे। निरोगी हरियाणा योजना के अंतर्गत 70 साल से अधिक उम्र के नागरिकों को फ्री स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी। मानेसर के ESIC अस्पताल को अपग्रेड कर नया मेडिकल कॉलेज बनेगा। इंडस्ट्री के लिए सरकार ने लैंड ऑन लीज पॉलिसी के तहत औद्योगिक प्लॉट लीज पर देने का ऐलान किया। फरीदाबाद, गुरुग्राम, मानेसर, झज्जर में कॉमन इंडस्ट्रियल सेक्रेटरीट बनेंगे। छोटे व्यापारियों के लिए आग चोरी से सुरक्षा के लिए बीमा योजना होगी। राई में देश का सबसे बड़ा होलसेल मार्केट कॉम्प्लेक्स होगा। गुरुग्राम, खरखौदा, पिंजौर में डेपिंग सिटी होगी। पानीपत में ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट बनेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे पर गुरुग्राम पटौदी रोड 6 लेन और फरूख नगर बाईपास तैयार होगा। पंचकूला के पिंजौर में हेलीपोर्ट बनाया जाएगा। करनाल में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट तैयार होगा। पिंजौर में मॉडर्न फिल्म सिटी बनेगी। करनाल के हसनपुर गांव में डियर पार्क बनेगा। बात करेंगे 2014-15 की। 2014-15 में देखो कर्ज कितना था, काम कितने हुए। 2005 से पहले ही नहीं बताते कितनी गुना हमने पर कैपिटा इनकम बढ़ाई। 2014-15 में तो पर कैपिटा इनकम के हिसाब से पूरे देश में नंबर 1 था हरियाणा इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंडिचर में। और इन्होंने कितने गुना बढ़ाई? हमने तो कई गुना बढ़ाई, इनके दो गुना भी नहीं बढ़ी। कुल मिलाकर बजट विकास के आंकड़ों और जन कल्याणकारी योजनाओं का एक संतुलित दस्तावेज नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने 2.25 लाख करोड़ का बजट तो पेश कर दिया है, लेकिन सवाल वही है, ये बजट जनता की कसौटी पर कितना खरा है और इसमें सियासत का रंग कितना गहरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने तकरीबन 3 घंटे से ज्यादा का बजट पेश किया। 3 घंटे से ज्यादा वो विधानसभा में बजट पर बोलते रहे। बजट उन्होंने पेश किया, बजट भाषण था उनका, और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और उसके बाद सरकार के सभी नुमाइंदों की तरफ से, सत्ता पक्ष की तरफ से कहा गया कि बजट से जो जो उम्मीदें की जा रही थी वो पूरी हुई हैं। सभी की उम्मीदों पर यह बजट खरा उतरा है और इससे जनहित के कार्य बहुत तेजी से किए जाएंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने खबरों अभी तक से एक्सक्लूसिव बातचीत की, वो बातचीत आपको सुनाएंगे और उसके बाद फिर हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। खबरें अभी तक के पॉलिटिकल एडिटर अनिल मोर के साथ मुख्यमंत्री की बातचीत एक बार आपको सुनाते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बतौर वित्त मंत्री प्रदेश का 2026-27 का बजट पेश किया। बजट में क्या कुछ खास रहा है, बात करने के लिए खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, साल 2026-27 का बजट आपने पेश किया। आपने कहा कि विकसित हरियाणा 2047 तक हो, $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बने। जो सपना लेकर आप चले हैं, जो आपका रोड मैप है, उसमें ये बजट कितना कारगर साबित होगा? देखिए, ऐतिहासिक बजट आज प्रस्तुत किया है। हमने आगे का रोड मैप भी इसके अंदर बताया है कि हमने क्या किया है और क्या हम करने वाले हैं। स्पष्ट संदेश इस बजट के अंदर था। ये बजट हरियाणा के 2 करोड़ 80 लाख लोगों की अपेक्षाओं, उनकी आकांक्षाओं को पूरे करने वाला ये बजट है। और हमने हरियाणा का विजन डॉक्यूमेंट 2047 उसका भी मैंने इस बजट के अंदर जिक्र किया है कि हम विकसित हरियाणा किस तरीके से बनाएंगे, किन स्तंभों के आधार के ऊपर हम विकसित हरियाणा बनाएंगे। क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो एक विजन था, उन्होंने जो कहा है कि हम विकसित भारत बनाएंगे, और विकसित भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 4 स्तंभ बताए। उन्होंने कहा कि अगर इस देश का किसान, इस देश की महिला और इस देश के युवा, इस देश का गरीब, अगर उनका हम विकास करेंगे तो ये भारत विकसित राष्ट्र बनेगा। उनको सशक्त और मजबूत करेंगे। उसी दिशा में ये हमारा बजट आज प्रस्तुत हुआ है। हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प को कि 4 स्तंभों पर ये हमारा बजट प्रस्तुत हुआ है। 4 स्तंभों को बजट में क्या मिला? महिलाओं को, गरीब को, युवा को? देखिए, आज युवाओं को जो हमने कहा है, चाहे उनको डंकी रूट से बाहर जाने की बात हो, कि हमने विदेश सहयोग बना करके उनको बाहर भेजने का काम, उनको सुरक्षित करने का काम, और चाहे उनको हम, चाहे स्टार्टअप है, स्टार्टअप का हमने जिक्र किया। स्टार्टअप के अंदर चाहे नौकरियों की बात है, नौकरियों के अंदर हमने अपने संकल्प पत्र के अंदर भी कहा था, और मैंने उसका जिक्र भी किया है कि हमने लगभग अपने संकल्प पत्र के 217 संकल्पों में से 60 संकल्प पूरे किए हैं। 120 के ऊपर गति से काम चल रहा है, जल्दी ही वो भी पूरे हो जाएंगे ये प्रथम साल के अंदर। और महिलाओं के लिए लाडो लक्ष्मी योजना जो हमने शुरू की थी, क्योंकि अन्य सरकारें तो इसके ऊपर बातें करती रही है और झूठे बोल करके, वादे करके, वोट लेकर के उनका शोषण करते रहे हैं, परंतु हमने पहले बजट में प्रावधान किया
पहले बजट में प्रावधान करके महिलाओं को 634 करोड़ रुपया भी लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 2100 रुपये पहुंचाने का काम किया। अब उसका दायरा भी बढ़ाया है। किसान की भूमि को सेम से मुक्त करना, किसानों की जो ड्रेनेज है, नहरें हैं, उनका सुदृढ़ीकरण करना, ये हमने इसके अंदर बजट के अंदर हर वर्ग के लिए किया है। और गरीब के लिए मकान बना करके देने का निर्णय भी हमने इस बजट के अंदर प्रावधान किया है। कह रहे हैं कि प्रदेश पर कर्ज बढ़ रहा है, सरकार कर्ज लेकर घी पी रही है। देखिए, क्योंकि इनके समय में जितना कर्ज ये लोग लेते थे उसके भी आंकड़े मैंने प्रस्तुत किए हैं। सबसे ज्यादा कर्ज अगर किसी ने लिया है अपने समय के अंदर, कांग्रेस के सरकार के अंदर लिया गया है। हमने तो लगातार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उस कर्ज को लगातार कम करने का काम कर रहे हैं। अब भी मैंने लक्ष्य रखा है कि हम आने वाले समय के अंदर इसको और कम करेंगे, ताकि इसके ऊपर हम निर्भर ना हो और हम कहीं पर भी जो विकास अगर हरियाणा का गति से हो रहा है उसके अंदर महत्वपूर्ण भूमिका हमारा जो मैनेजमेंट है, उस मैनेजमेंट के कारण हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल कि मुख्यमंत्री साहब का कहना है कि जो हरियाणा का वित्तीय प्रबंधन है काफी बेहतर है। 2047 तक हरियाणा विकसित हो, उसमें ये बजट एक अहम रोल निभाने जा रहा है। कैमरामैन सुनील के साथ अनिल मौर्य, खबरें अब तक, चंडीगढ़। और बहुत ज्यादा वक्त न गवाते हुए चर्चा की शुरुआत करते हैं। इस वक्त एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है, बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका परिचय, तारुफ आपसे कराते हैं। हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं प्रोफेसर गुरमीत सिंह जी, जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राजन जादौन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ कांग्रेस से अजय गौतम जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और बीजेपी से प्रियदर्शनी जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रोफेसर गुरमीत जी, शुरुआत में आपसे ही करना चाहता हूं। इस बजट को लेकर बहुत सारी तैयारियां की गई थी और हमेशा तैयारियां की जाती हैं। मुख्यमंत्री लगातार अलग अलग वर्गों के साथ, चाहे उद्योगपति हों, चाहे शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े लोग हों, चाहे किसान हों, महिलाएं हों, उनसे बातचीत कर रहे थे, सुझाव ले रहे थे और उनका कहना था कि उन सुझावों के अनुरूप ही हम ये बजट पेश कर रहे हैं और जनता के हित का ये बजट है। 2,23,658 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। इस बजट को लेकर यह कहा जा रहा है कि विकसित भारत का जो सपना देखा जा रहा है उसमें हरियाणा भी अपनी अहम भूमिका निभाएगा और उसी सिलसिले के हिसाब से सारी चीजें अब तय की जा रही हैं। आप किस तरह से हरियाणा सरकार के इस बजट को देखते हैं? जो उम्मीदें बजट से की जा रही थी वो कितनी पूरी हो पाई हैं या हो पाएंगी? वैसे देखा जाए तो हर एक सेक्टर के लिए बजट बढ़ाया गया है, चाहे कहीं थोड़ा बढ़ाया गया, चाहे कहीं कम बढ़ाया गया। आपको क्या कुछ खास बातें लगी सर? दो तीन बातें हमें स्पष्ट होनी चाहिए। एक तो ये कि राज्यों के बजट में अगर हम केंद्र सरकार के बजट से तुलना करें तो बहुत अधिक स्कोप होता भी नहीं है कि आप कोई बहुत अधिक उसमें कोई आमूल चूल परिवर्तन ले आए या कोई नए टैक्स लगा दें या ये कर दें। मुख्य बात क्या होती है? एक तो यही होती है कि जो आप अपना लेखा जोखा प्रस्तुत करते हैं कि जो आपका फिजिकल डेफिसिट है, जो रेवेन्यू डेफिसिट है, उसको आपने किस तरह से कंट्रोल में किया है या उसकी क्या स्थिति है, और उस संबंध में और प्लस केंद्रीय करों से जो आपका हिस्सा मिलता है, बेसिकली जो ये सारी चीजें आप बताते हैं। लेकिन जो उससे ज्यादा लोगों की रुचि रहती है कि बहुत सारी जो आपके अलग अलग विभागों में नई योजनाओं की बात रहती है, जिनमें से कुछ योजनाएं पहले से घोषित भी हो गई होती हैं लेकिन उनका भी बजट में एक चर्चा की जाती है। तो दो तीन बातें महत्वपूर्ण है। पहली बात तो आज यही महत्वपूर्ण है, हालांकि जब आप लोगों ने बाद में पूछा उनसे तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसका कोई राजनीतिक अर्थ नहीं है, लेकिन वो आज भी एक सिख की तरह वेशभूषा में आए, जो पिछले काफी दिनों से उनकी ये वेशभूषा चर्चा में है और उन्होंने इसकी कोई राजनीतिक निहितार्थ ना होने की बात करी है, लेकिन वो भी एक नई बात थी। सबसे पहले तो उनकी अपीयरेंस ही थी और उसके बाद उनका बजट भाषण बहुत लंबा रहा, जैसे अभी आपने अपने शुरुआती उसमें बताया, लगभग 76 पेज का उनका बजट भाषण है जो 3 घंटे उन्होंने उसमें लगाए। और अगर हम वैसे बात करें तो छोटी छोटी कई बातें हैं जिसका आप जिक्र कर सकते हैं। जैसे मैंने जितना देखा अभी तक उसमें जो कृषि क्षेत्र के लिए, हम जानते हैं अभी हरियाणा में बिजली उसके लिए 2 कंपनियां हैं वितरण के लिए, एक दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम और एक उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम। और अब उन्होंने एक एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए यानी किसानों के लिए
एक अलग वितरण कंपनी की बात की है, जिससे कि किसानों को जो बिजली आपूर्ति है वो और अधिक बेहतर तरीके से मिल पाए, या उस कंपनी का काम केवल ये होगा कि वो एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करेगी। तो वो अब आगे आने वाले समय में अगर वो वाकई में एक फोकस होके किसानों की जो तकलीफ है, जो किसानों की जरूरतें उनको पूरा करती है, तो ये एक नई बात मैंने देखी। कहने को तो उन्होंने ये भी कहा कि जो विजन डॉक्यूमेंट पीछे रिलीज किया अमित शाह जी ने, और आज के लिए 2047 जो है वो जब से प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत 2047 की बात की है, तब से राज्यों में 2047 के आधार पर अपने अपने विजन डॉक्यूमेंट बन रहे हैं, जिसका उन्होंने जिक्र किया कि वो हमारा स्तंभ है एक तरह से, और हमारा संकल्प पत्र जो चुनाव हुए थे 24 में, उसको भी उन्होंने कहा कि वो दोनों चीजें हमारी वो रहेंगी। और उन्होंने ये भी दावा किया है कि लगभग, हालांकि ऐसे ढूंढने में तो बहुत मुश्किल है कि कौन से 5000 सुझाव हैं, लेकिन उन्होंने ये कहा जरूर है कि भाई मैंने जो अपने चैट बॉक्स पे जो उनके सुझाव आए, यानी इलेक्ट्रॉनिकली जो उनके पास आए, और प्लस जो उन्होंने मीटिंग्स की बहुत सारी, शायद 1 दर्जन से ज्यादा, उसमें जो सुझाव मिले उन्हें बहुत सारे, उनको उन्होंने इसमें रखा है। एक एआई मिशन की बात है जो आज के ज़माने में, अभी पीछे एआई समिट हुआ है, आप जानते हैं दिल्ली में, तो उस पर भी उन्होंने युवाओं के लिए बोला है कि वो होगा। ऐसे ही जो औद्योगिक क्षेत्र जो उतने विकसित नहीं हो पाए, उनके लिए एक 500 करोड़ की कोई सक्षम फंड की बात करी है कि वहाँ पर भी उस तरह की सुविधाएं होंगी। और इसके अलावा लड़कियों के लिए जो है एक HPV वैक्सीन जो अनाउंस, जैसे मैंने कहा कई योजनाएं हैं जो पहले अनाउंस हो चुकी होती भारत सरकार के स्तर पर, उसकी भी उन्होंने जिक्र किया है कि वो जो वैक्सीन है वो निःशुल्क लगाई जाएगी। ओलंपिक, अगर खेलों की बात करें तो ओलंपिक 2036 के लिए उन्होंने बोला है कि हम अभी से प्रतिभा खोज करके कुछ, मतलब हम आइडेंटिफाई करेंगे बच्चों को जो आगे जा पाए। तो ऐसे अगर आप देखेंगे तो लंबी फहरिस्त है, लेकिन अल्टीमेटली वही बात है, मैंने जैसे कहा कि और जहां तक ये जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात है, देखिए पंजाब का बजट एक जमाने में हरियाणा से बड़ा हुआ करता था, अब हरियाणा उसको क्रॉस कर चुका है। अगर हम बजट के आकार की बात करें जो आप अभी बता रहे थे 2 लाख जितने भी उसके करोड़ का, तो और हरियाणा की जो फाइनेंशियल स्थिति है ये भी कमोबेश अगर हम पड़ोसी राज्यों से तुलना करें तो उनकी क्योंकि बेहतर है। अभी मैं पढ़ रहा था कि केंद्रीय करों में जो हिस्सा है वो उन्होंने दावा किया है शायद कि सबसे अधिक है, मतलब जो प्रतिशत में अगर हम देखेंगे तो जो 28 राज्य हैं देश में उनमें से ज़्यादा है जो उन्हें मिल रहा है। तो इस तरह से बहुत सारी बातें हैं जो हरियाणा की आर्थिक स्थिति की उसकी बात करते हैं। कर्जे की जहाँ तक बात है वो विपक्ष हमेशा कहता है क्योंकि कर्जा सरकार को लेना पड़ता है, हालांकि जो उसकी एडमिसिबल लिमिट है उससे उन्होंने बोला है कि वो उसके अंदर है। तो लेकिन अब देखना यही है कि ये योजनाएं कितनी तेजी से जमीन पे लाते हैं वो, और उससे कितना लोगों को लाभ पहुंचता है। ठीक है सर। राजेंद्र यादव जी, आपसे सवाल ये था सर कि 3,95,618 रुपये प्रति व्यक्ति आय है हरियाणा की, दूसरे कई बड़े राज्यों से भी हरियाणा जैसे छोटे राज्य की आय प्रति व्यक्ति के हिसाब से बहुत ज़्यादा है। ये जो पैमाना होता है जब भी सरकारों की तरफ से इस चीज़ का दावा किया जाता है तो ये लोगों के रहन सहन के स्तर को कितना प्रभावित करता है, कितना बेहतर करता है, या फिर ये पैमाना कुछ अलग होता है, जिंदगियां कुछ अलग तरीके से गुजर रही होती हैं? एक तो इस पर आपका जवाब क्या है, और बजट को आपने किस एंगल से बहुत ज्यादा खास पाया और कहां पर आपको कुछ कमी नजर आई? देखिए, ये जो प्रति व्यक्ति आय है एक तरह से ये आर्थिक संकेतक है। प्रति व्यक्ति जो हरियाणा के सभी निवासी हैं या नागरिक हैं उनके पास 3,95,000 और जो भी है प्रति व्यक्ति आय जो अभी की अनुमानित है, वो सब इतना आय उनकी वास्तव में नहीं है। ये प्रदेश का उत्पादन है जो जनसंख्या के में जो उसको वितरित करके जो प्रति व्यक्ति हिसाब में जो रिजल्ट आता है कि प्रति व्यक्ति के हिस्से में आता है, ये वो है। इसका मतलब ये है कि उस व्यक्ति ने भी इतनी अर्थव्यवस्था, इतना जो है घरेलू उत्पाद का परिणाम लाने में उसने भी मेहनत की है, उसने भी योगदान दिया है। लेकिन हर व्यक्ति जो है उसके पास 3,95,000 और भी इतनी सालाना आय हो, ऐसा कहाँ है? तमाम BPL बैठे हुए हरियाणा में और BPL से भी नीचे की इनकम वाले हैं। तो ये उत्पादन का वितरण है कि उसने भी इतना अपना उत्पादन में योगदान दिया है, घरेलू उत्पादन में। तो ये है आर्थिक स्थिति के लिए। तो ये है कि जैसे जैसे प्रदेश उत्थान करेगा, तरक्की करेगा, क्योंकि सरकार के सामने चुनौतियां कई होती हैं। पहली बात तो ये है कि जो अर्थव्यवस्था के इंजन है उनकी स्पीड बढ़ाना,
उनके लिए नए रूट तय करना, और जब वो जिस तरह से उनकी स्पीड बढ़ती है और उनके रूट नए नए उनको एवेन्यूज, नए नए रास्ते मिलते हैं, तो विकास होता है, अर्थव्यवस्था का उत्थान होता है। फिर उसके हिसाब से जो है अर्थचक्र में, हरियाणा में या किसी भी प्रदेश में, किसी भी क्षेत्र में उस आय का किसी न किसी रूप में वितरण हो जाता है। क्योंकि सरकार के पास आय अधिक होगी तो वो कुछ ऐसी जन कल्याणकारी योजनाएं भी ला सकती है जिनमें ज़्यादा खर्च हो, जैसे मुफ्त चिकित्सा, मुफ्त शिक्षा और कई तरह की आर्थिक सहायता, और कमजोर आर्थिक आय के आधार पर जो है वो कई तरह की रियायती योजनाएं लाती है। तो वो जो भी अर्थव्यवस्था में जो उत्थान होता है उसका लाभ तो मिलता ही है। लेकिन अभी इस बजट में भी कुछ इस तरह का प्रयास किया गया है कि सरकार ने मिशन 2047 पिछले बजट में ही तय कर दिया था, और उसका एक लक्ष्य रखा था कि हम हरियाणा की जो जीडीपी है उसको 1 लाख ट्रिलियन डॉलर तक लेके जाएंगे। तो उसके लिए उन्होंने जो है इस बजट में दिखाई देता है कि उन्होंने कुछ नए रास्ते खोजे हैं आय के और उत्पादन के। सेवा क्षेत्र को बढ़ाया है, कुछ और जो है वो कृषि क्षेत्र को भी जो है उन्होंने बढ़ाने का प्रयास किया है, और 2 क्षेत्रों को भी बहुत उत्साहित करने का प्रयास किया है ताकि निवेश बढ़े और लोगों को रोजगार मिले, युवाओं को रोजगार मिले। रोजगार की भी योजनाएं हैं, तो उसमें महिलाओं के सशक्तिकरण का भी है, महिलाओं की जो ऊर्जा है उसका भी इस्तेमाल करने का इस बजट में अच्छा नियोजन दिखाई देता है। तो ये है कि ये परिणाम इसका आने में टाइम लगेगा, लेकिन ये है कि कुछ न कुछ प्रदेश की अर्थव्यवस्था को लाभ होगा, और जब लाभ होगा तो नागरिकों को सरकार की तरफ से किसी न किसी रूप में वो लाभ दिखाई देगा। ठीक है सर। प्रियदर्शनी जी, बजट को लेकर बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो चुकी हैं। विपक्ष का कहना है, नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बयान दिया कि ये बजट नहीं, कोरी भाषणबाजी है। उन्होंने कहा कि इतना कर्जदार हरियाणा को कर दिया है कि पुराने कर्ज की किस्तें भी कर्ज लेकर चुकाई जा रही हैं। नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि यह वित्तीय प्रबंध नहीं, प्रदेश के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। को मेरा सादर प्रणाम, और पैनल में बैठे हुए मेरे सभी साथी प्रवक्ताओं को भी मेरा सादर प्रणाम। नासिर मुफ्ती हुड्डा साहब का स्टेटमेंट मैंने भी सुना है और हास्यास्पद बात लग रही है, लेकिन उससे पहले मैं साधुवाद कहीं ना कहीं देना चाहती हूँ इस बजट को लेके। ये बजट माननीय मुख्यमंत्री जी को बिल्कुल साधुवाद देना चाहती हूँ हरियाणा वासियों की तरफ से, जिस किस्म का उन्होंने बजट उल्लेख किया है आज, और 3 घंटे इस पे लगातार बोले हैं, ये अपने आप में एक उल्लेखनीय है। दूसरी बात बिल्कुल सही कही सर ने, अभी मैं सर की बातें सुन रही थी, उन्होंने कहा कि हमारा बजट तो पंजाब से भी, जबकि छोटा भाई ने पंजाब से भी ज्यादा बेहतर बजट है, ज्यादा बेटर बजट है। इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कारण ये है कि हम जितना भी कैपिटल इसमें लगा रहे थे, पिछले साल का भी अगर बजट आप देखेंगे तो उसका 98% कैपिटल हम लोग इनसिस में डाल रहे हैं, जिसका हमें रेवेन्यू भी जनरेट हो रहा है। जब रेवेन्यू नहीं जनरेट होगा तो हम बजट कैसे इंक्रीज करेंगे? तो हुड्डा साहब की यही बात नल एंड वॉइड हो जाती है। दूसरी बात कि जब हमें 2014 में जब ये सरकार मिली थी, तब पर कैपिटा इनकम जो थी वो 1,45,000 रुपए थी पर पर्सन, बट अब आप इसको बढ़ा के 3 लाख समथिंग कुछ हो गया है। तो आप इसी से देख सकते हैं 2 गुना बढ़ गया है। दूसरी बात, लाडली लक्ष्मी योजना के बारे में जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने बोला, ये बजट महिलाओं के लिए है। पहली बात, ये बजट युवाओं के लिए है, ये बजट उस हर वर्ग के लिए है जो अपने आप को कहीं शोषित और वंचित समझ रहा है। ये पूर्ण रूप से हरियाणा वासियों के, ये उन युवाओं के लिए है जो देश के लिए अपना नाम रोशन करते हैं, अग्निवीर जैसी योजनाओं में जाते हैं और देश के लिए काम करते हैं। वहां पे अगर हम 20% प्रेफरेंस दे रहे हैं नौकरियों में, पुलिसकर्मी की नौकरियों में, तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ी राहत उन अभिभावकों के लिए भी है और उन बच्चे के लिए भी है जो देश के लिए अपना नाम रोशन कर रहा है और उसके बाद पुलिस में आके नौकरी कर सकता है। ये वो बजट उस महिला के लिए है जो अपने आप को कहीं ना कहीं शोषित और वंचित समझती है कि उसके पास खुद भी कोई पैसा नहीं है। और जिस तरीके से विपक्ष अक्सर आरोप लगाने की कोशिश करता है, मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ बताती हूँ कि हम लोगों ने लगभग नाना करते हुए भी इस समय पहली जो मुद्रा हमने की थी वो 9 लाख के करीब हम लोगों ने महिलाओं को ऑन एयर आ जाइए सब सारी विंडो को लेकर। जी, दूसरी बात बड़ी मजेदार बात, यहाँ पे हुड्डा साहब जब बात करते हैं बुजुर्गों की, तो बुजुर्गों का सम्मान तो इन लोगों ने इतना कर रखा था कि जो कैप की बातें करते हैं वो कैप ही इन्होंने लगा रखी थी। इनके समय पे 1000 रुपए
मिलता था बुजुर्गों को सम्मान राशि, हमारे समय में 3200 रुपए हम दे रहे हैं, मतलब कि दो गुना बढ़ गया है। दूसरी बात कि 5000 किलोमीटर की सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम खर्चा करने वाले हैं। जहां तक हम बात करें स्टार्टअप इंडिया की या फिनटेक कंपनियों की, सबसे ज्यादा अगर उद्योगीकरण अगर होने वाला है तो हरियाणा में होने वाला है। सबसे ज्यादा स्टार्टअप अगर खुलने वाले हैं, एआई के इंस्टीट्यूट खुलने वाले हैं, तो वो हरियाणा में। अगर हम मुख्यमंत्री जी की बाकी बातों को ध्यान रखें तो हम लोग कृषि पे आते हैं, किसानों पे आते हैं, क्योंकि किसानों का कहते हैं ना, हरियाणा जो है वो किसानों का स्टेट है, और यही किसानों को सोचते हुए आज हम लोग ने ग्रामीण विकास और कृषि की ओर बढ़ा है। कृषि सहकारी समिति में मजबूत करने की योजना, ताकि किसानों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं मिले। 24 फसलों पे एमएसपी तो हम दे ही रहे हैं, और उस पे हम लोग बेहतर से बेहतर दाम दे रहे हैं। हमने ये भी छूट दे रखी है किसानों को कि अगर उनको बेहतर बाहर भी कहीं दाम मिल रहा है तो उसे बांध के नहीं रखा है। ये अक्सर आरोप लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनसे आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा। सूरजमुखी जैसी फूल पे भी हम लोग को सबसे ज्यादा 2700 के करीब हम लोग एमएसपी दे रहे हैं। बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, सब में हम लोग एमएसपी दे रहे हैं। इनसे पूछ लिया जाए, कांग्रेसियों से अगर पूछ लिया जाए तो ये बता नहीं पाएंगे, क्योंकि हिमाचल में जब सेब की फसलें खराब हो गई। ठीक है प्रियदर्शनी जी, मैं आऊंगा आपके पास दोबारा से, और कांग्रेस से भी सवाल ले लेते हैं। हमारे साथ अमनदीप केसरी जी जुड़ चुके हैं एनएलओ से, और जेजेपी से मनदीप बिश्नोई जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रियदर्शनी जी, मैं और किसी से सवाल करूं, मेरा एक सवाल था कि बार बार जब एक बात कही जाती है कि 2014 में पर कैपिटा इनकम ये थी, 2014 में ये चीज थी, अब इतनी बढ़ चुकी है, तो मैम फर्क भी तो पड़ता है ना, महंगाई भी बढ़ती है, वक्त बदलता है। 2014 और 15 की अगर बात करें तो सोने का रेट 26,500 या 27,000 रुपए प्रति तोले के हिसाब से था, अब 1,60,000 1,65,000 रुपए हो चुका है। 2014-15 में डॉलर का जो रेट था और आज के रेट के मुकाबले बहुत कम था। तो उस तरह से अगर हम देखें कि अब 3 लाख से ज्यादा हो चुकी है, पर कैपिटा इनकम 4 लाख के आसपास आ चुकी है, उस टाइम पर इतनी थी, तो वो तो वक्त के साथ परिवर्तन आता ही, इसमें कोई नई बात थोड़ी है। इन्फ्लेशन रेट जो अगर आप देखेंगे, और कोई भी यहाँ पे गूगल में करके देख रहा है, अगर आप इन्फ्लेशन रेट से कैलकुलेट करेंगे, और अगर उसको कैलकुलेट करेंगे 15% का इन्फ्लेशन रेट अगर हम लोग लेते हैं, ठीक है, और उसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको साफ पता लग जाएगा कि 2 गुना बढ़ा है। मतलब कि कहाँ 1,45,000 थी और आज मैं बोल रही हूँ 3 लाख प्लस है, तो आप सोच सकते हैं मैं डबल की बात कर रही हूँ। उसके बाद जिस परिवार पहचान पत्र की ये विपक्ष हमारे पर कटाक्ष करने की कोशिश करते हैं, मैं ये भी बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोलती हूँ कि 85% ऐसी सरकारी योजना इसी परिवार पहचान पत्र के नाते योजना के तहत आज कोई भी व्यक्ति सरकारी योजना का फायदा उठा। ठीक है प्रियदर्शनी जी, मैं आऊंगा आपके पास दोबारा से। मैं आता हूं आपके पास। अजय गौतम जी, बजट पर आपकी प्रतिक्रिया। सुबह चर्चा हो रही थी, जब बजट पेश नहीं किया गया था तब आपने कहा कि उम्मीद तो नहीं है। अब बजट को लेकर बहुत सारी बातें आई हैं निकलकर, हर एक सेक्टर को लेकर मुख्यमंत्री ने विस्तार से चर्चा की है। 3 घंटे से ज्यादा का उनका बजट भाषण था, और हर एक पहलू पर, हर एक सेक्टर के लिए उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया उसका जिक्र किया है। सभी विभागों के लिए, सभी सेक्टर्स के लिए बजट बढ़ाया गया है। किस तरह से देखते हैं आप? नासिर जी, मैं एक बात बता देना चाहता हूं, ये बजट तो नहीं लग रहा था, ऐसा लग रहा था किसी जनसभा को संबोधित कर रहे हो। इतना लंबा भाषण इन्होंने कर दिया कि जनता सुन ही ना पाए, बोर होकर अपने घर बैठे। उन्होंने सर विस्तार से एक एक चीज बताइए ताकि आप लोग ना बोल पाए कि जी ऐसे ही कुछ नहीं था। मैं बता देता हूं। देखिए, इन्होंने जो बजट का वो दिया 2,23,000 करोड़ रुपए का दिया, जबकि जो लोन है आज की डेट में हरियाणा पे 4 लाख करोड़ का, यानी ऑलमोस्ट दुगना है। मतलब मैं यहाँ पर एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ अजय गौतम जी, वैसे तो मुझे मैंने किसी को नहीं टोकता हूं, बीच में पहली प्रतिक्रिया पर जी। पहले तो आप ये तय कर लीजिए कि सर कर्जा है कितना हरियाणा पर? 4 लाख करोड़। हुड्डा साहब कह रहे हैं 5,56,000। 5,56,000 हमारे नेताओं ने कहा होगा, तो 5,56,000 होगा। एक्यूरेट इसका वो नहीं है, जस्ट मैं एक आइडिया है, ठीक है सर, ये कम ज्यादा भी हो सकता है। तो एक पिक्चर आई थी, आपने भी देखी होगी, आमदनी 98 खर्चा रुपया। हम उसी दौर से गुजर रहे हैं, आज की डेट में उसी दौर से गुजर रहे हैं। और जो आप बता रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि बड़ी ब्रीफ करके बताया,
तो मैं पूछना चाहूंगा, अगर ब्रीफ करके बताया तो क्या एमएसपी की कानूनी गारंटी से क्यों भाग रही है? युवाओं के लिए इन्होंने क्या किया है? कुछ रोड मैप बनाया है कि बेरोजगारी के लिए कुछ इन्होंने किया है कि हाँ बेरोजगारी का हम इस तरह से कंट्रोल करेंगे? जब ऑलरेडी खर्चा 5,56,000 करोड़ रुपए है तो वो कैसे कंट्रोल होगा? हम ब्याज भरेंगे उसका या मूल देंगे या क्या देंगे? अपने आपको सर्वाइव कराएंगे? एक छोटी सी बात है, मेरी इनकम मान लो 50,000 रुपये महीना और खर्चा मेरा 1 लाख का है, तो कैसे सर्वाइव करेंगे? इस चीज को तो इनको बताना पड़ेगा ना। इसका कोई रूट में इन्होंने बताया नहीं। स्थायी नौकरी के बारे में क्या कहा इन्होंने? एक पॉइंट भी बोला कि स्थायी सरकारी नौकरी हम कितने लोगों को देंगे, इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। युवाओं के लिए बात कर रहे हैं कि हमने बहुत कुछ दिया है। एमएसपी की कानूनी गारंटी नहीं दी। खाद बीज और डीजल के रेट ऑलरेडी बढ़ा दिए गए हैं। अब बताइए किसान कैसे सरवाइव करेगा जिसका आमदनी है नहीं प्रॉपर? एमएसपी की कोई गारंटी नहीं है। आलू बाजार में सड़ रहा है, लेने वाला कोई है नहीं, और उस पे जो लागत आई है वो कहां से पूरा करेगा? उस पे खाद बीज और जो खर्चा हुआ वो भी पूरा नहीं हो रहा है, तो किसानों की कहां भलाई चाह रहे हैं ये लोग? तो इस बार पे भी बताना चाहिए। पानी की पीने की योजना पर इन्होंने क्या किया? क्या घग्गर नदी रिवर पर इन्होंने कुछ बोला कि सफाई का हम इस तरह करेंगे? या यमुना नदी पे कुछ बोला इन्होंने? एक पॉइंट भी नहीं बोला। अच्छा, अगला पॉइंट इनका स्वास्थ्य और शिक्षा पर। खाली पद पड़े हैं डॉक्टर्स के और शिक्षकों के, उसके बारे में एक बात भी बोली है इन्होंने। सीधा सीधा गोलमोल घुमाया है प्रदेश की जनता को। हम स्वास्थ्य शिक्षा पे इतना खर्च करेंगे, लेकिन रूट मैप नहीं बताया कि हम कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे। इस बारे में कोई चर्चा नहीं की है इन्होंने। 1% भी ये जनता के हित में बजट इनका नहीं है। ठीक है। अमनदीप केसरी जी, आपको कैसा लगा बजट? सरकार का कहना है कि इस बजट से विकसित भारत के सपने को पूरा किया जाएगा। जो भी बजट पेश किए जाएंगे 2047 तक, अब उसी मकसद को ध्यान में रखकर पेश किए जाएंगे। हरियाणा भी विकसित होगा और देश भी विकसित होगा। हर वर्ग का ख्याल रखा गया है। लोगों के सुझावों के हिसाब से बजट तय किया गया है। जी नासिर जी, मैं उम्मीद कर रहा हूं मेरी आवाज आप तक ठीक ठाक आ रही है। जी, बिल्कुल सही आवाज आ रही है आपकी। जी जी देखिए नासिर जी, जो इनका भाषणबाजी है, जो लोगों को ये सपने दिखा रहे हैं, और जो बजट प्रस्तुत हुआ है और बजट में जो साफ साफ आंकड़े दिखाई दे रहे हैं, वो उसके अंदर बहुत बड़ा एक अंतर है और वो कहीं पर भी मिलने नहीं जा रहे हैं। जब हम 1 लाख ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना चाहते हैं हरियाणा प्रदेश को, और उसके लिए हमें 11% की जो अपनी वृद्धि दर चाहिए, लेकिन इस मौजूदा हालात में जहां पर पिछले वर्ष का जो अनुमानित संशोधित कर्जा प्रदेश के ऊपर 3,51,000 करोड़ था, और इस बार कर्जे की वृद्धि 40,000 करोड़ हुई, जबकि असल में बजट की वृद्धि सिर्फ 18,000 करोड़ हुई। और ये सच बात है कि अनुमानित इस साल के अंत तक, जब ये वित्तीय वर्ष खत्म होगा, कि करीब करीब 4,30,000 करोड़ रुपए कर्जा प्रदेश के ऊपर हो जाएगा, और जो बजट पेश किया है वो केवल 2,23,000 करोड़ का है। कर्जा दुगना है। तो यहीं से स्पष्ट पता लगता है कि जो हरियाणा प्रदेश के सामने चुनौतियां थी, और जो हरियाणा प्रदेश के सरकार को जिन चुनौतियों का सामना करना चाहिए था, जिन बिंदुओं पर काम करना चाहिए था, वो दूर दूर तक कहीं नहीं किया। ये 2047 की बात कर रहे हैं अभी से कि हम विकसित बनाएंगे, लेकिन उसके लिए सबसे पहले इन्हीं की सरकार के कुछ बिंदु हैं कि हाँ भाई, हम एमएसएमई को बढ़ावा दें, इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दें, ऊर्जा क्षेत्र में बढ़ावा दें, लॉ एंड ऑर्डर को बढ़ाएं। आप उसी के बजट को देख लीजिए। आज बड़ा दयनीय स्थिति है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि भाई आप चाह तो रहे कि हम ऊंचाइयों को, आसमान को छुएं, लेकिन आपका ऊर्जा का बजट पिछले साल से ही 26% कम है आंकड़ों के हिसाब से, और अगर महंगाई दर को जोड़ दे तो 30 से 35% कम हो जाएगा। यानी कि आप और इंडस्ट्रीज और एमएसएमई का बजट के लिए केवल आपने 1900 करोड़ का प्रावधान किया, और आप विकास की बात करते हैं। और पिछले साल की तरह जैसे हमने देखा, जो खर्चा पिछली बार सरकार ने किया, उसके अंदर केवल जो 1/3 पैसा कर्जा चुकाने में चला गया,
बाकी पैसा कर्मचारियों की तनख्वाह में और सरकारी खर्च में चला गया। जो विकास के लिए पैसा बचा वो 1% से भी कम बचा हर डिपार्टमेंट के अंदर। तो जब विकास नहीं होगा, जैसे कि अभी जादौन जी कह रहे थे, जब आय के स्रोत नहीं बढ़ाओगे, जीडीपी में कंट्रीब्यूट नहीं होगा, विकास दर नहीं बढ़ेगी, तो आपने जो लक्ष्य दिए, आपने जो सपना हरियाणा प्रदेश की जनता को दिखाया है, वो दूर दूर तक भी कहीं पूरा होने नहीं जा रहा है। ठीक है। आज बजट के अंदर जहां पर एसवाईएल के लिए बजट रखना चाहिए था, जहां किसानों के लिए बजट रखना चाहिए था, उसकी कोई बात नहीं हुई, क्योंकि पंजाब के अंदर चुनाव है। एक अच्छी बात जो व्यक्तिगत तौर पर हमें महसूस हुई, मुझे अच्छी लगी, कि माननीय मुख्यमंत्री जी, नायब सैनी जी सिख धर्म की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। आज वो हिंदू धर्म से सिख धर्म की तरफ जा रहे हैं। उन्होंने अपना संबोधन भी सत श्री अकाल से किया। हम उम्मीद करते हैं कि ये उनका खुद का हृदय परिवर्तन होगा। किसी के कहने पर उन्होंने ये नहीं किया होगा, या पंजाब के चुनाव आ रहे हैं इसलिए ये ऐसा नहीं किया होगा, क्योंकि हरियाणा के प्रस्तुत बजट में पंजाबों के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए अपने हितों के साथ कठोरघात किया गया, अपने हितों का बलिदान दिया गया हरियाणा प्रदेश द्वारा, और पंजाब के चुनाव को अहम रखा गया। और जो ये विजन दिखा रहे हैं, जो सपना दिखा रहे हैं, और जो हकीकत में काम कर रहे हैं, जो हकीकत में बजट प्रस्तुत हुआ है, वो कहीं दूर दूर से भी मेल नहीं खाता। जहां लोगों की उम्मीदों के खिलाफ ये बजट है, जो ज्वलंत मुद्दे हरियाणा प्रदेश के सामने बेरोजगारी के आ रहे हैं, ठीक है सर। इन्होंने कहा, आपके सामने सरकारी आंकड़ा पेश है कि सीटेट का पेपर केवल हरियाणा में लिया था, केवल सीटेट का 14 लाख बच्चों ने दिया था। पूरे हरियाणा प्रदेश की मशीनरी लगी थी, तब जाकर पेपर कंडक्ट हुआ था। ये कह रहे हैं कि हमने सिर्फ 379 पता नहीं क्या फिगर दिया, उन बच्चों को हमने विदेश भेजा और नौकरी लगवाया। आज 14 लाख के सामने 380-90 बच्चों का क्या आंकड़ा है? ठीक है सर, अमनदीप जी मैं दोबारा से आपके पास आऊंगा। प्रियदर्शनी जी, अब बहुत सारी बातें आपके सामने आ चुकी हैं। असलियत में काम हो रहे हैं, कर्जा, एक बहुत बड़ी कर्जा लेकर कर्जा चुकाया जा रहा है। बजट से ज्यादा हरियाणा पर कर्जा है। बजट आंकड़ों की बाजीगरी के अलावा कुछ नहीं है। पंजाब चुनाव को देखते हुए बहुत सारी चीजें उसी हिसाब से तय की जा रही हैं हरियाणा के अंदर। अच्छा नासिर जी, मैं ना अभी ना अब जो जमाना है, पहले जमाने में ऐसा हो सकता था जब हुड्डा साहब की सरकार थी। जब हुड्डा साहब की सरकार जब आ रही थी तब तक भी थोड़ा बहुत इंटरनेट हो गया था, 2012 में सक्रिय हो गया था, लेकिन तब भी उतना सक्रिय नहीं था। लेकिन अब तो डिजिटलाइजेशन का जमाना है, यहाँ पे सबके पास स्मार्टफोन होंगे, चेक कर लीजिए। जब हुड्डा साहब की सरकार हमें मिली थी तब हमारे पास ऑलरेडी महान हुड्डा साहब ने हमारे पर इतना कर्ज का बोझ लगा दिया था। देख लीजिए आप भी, इसमें 1 करोड़ से ज्यादा का 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा का इन लोगों ने हमारे पर बजट डाल दिया था, कर्जा डाल दिया था। ये इनके काम थे, और उसके बाद उसी का इंटरेस्ट आज तक हम दे रहे हैं। तो जब हम में दे रहे हैं और हमने जो कर्ज लिया, वो जो कर्ज था वो नॉमिनल लिया है। आज तक जो इंटरेस्ट हम दे रहे हैं, और ये पता कर लीजिएगा। वैसे प्रियदर्शनी जी, आज की तारीख में है कितना कर्जा हरियाणा सरकार के ऊपर, हरियाणा के ऊपर? हुड्डा साहब कह रहे हैं 5,56,000, इनेलो के प्रवक्ता ने कहा 4,30,000। है कितना कर्ज? टोटल कर्जा देखिए, टोटल कर्जा कुछ भी हो, मैं बता रही हूँ, लेकिन इनके समय पे जब हमारे पास कर्जा आया था तब 1.60 लाख था हमारे पास। आप बताइए। नहीं, 14 की अगर बात की जाए तो 14 में कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि हम 65,000 करोड़ रुपए के आसपास छोड़कर गए थे। तो इसका इंटरेस्ट अभी तक नासिर जी हम दे रहे हैं, और आप ये पता कर लीजिएगा। मैं तो बोल रही हूँ आपके यहाँ रिपोर्ट नहीं, फिर आपने किया क्या? आपने तो इसको 4-6 गुना ज्यादा बढ़ा दिया। 65,000 करोड़ आपको दिया, आज है 4 लाख 5 लाख से ऊपर हो गया है। आपने किया क्या? आपने तो इसको बढ़ाया ऑलरेडी। आपने कमाया क्या? खा गए, लूट के खा गए आप तो प्रदेश को। और जिस एमएसपी की बात कर रहे हैं, सुनिए, जिस एमएसपी की ये लोग बात कर रहे हैं, इनसे पूछिए कि ये कर्नाटका में कितनी एमएसपी देते हैं, कितनी फसलों में। इनसे पूछिए कि आपकी राजस्थान में सरकार है, आप राजस्थान की बात करिए। राजस्थान की बात, उत्तर प्रदेश में सरकार है, आपको उत्तर प्रदेश की बात करिए। आप कर्नाटका जाने से पहले पड़ोस के राज्य में जाइए ना। आप पड़ोस के राज्य में बताइए आपके वहां क्या स्थिति है, राजस्थान में क्या स्थिति है।
आप ये कहने की बजाय कि हाँ हम प्रदेश से माफी मांगते हैं कि एक मिनट अजय जी उनकी बात पूरी होने दीजिए। अजय गौतम जी आवाज नहीं आ रही, आप प्रियदर्शनी जी आप बोलिए प्रियदर्शनी जी। जी मैं ये बोल रही हूँ कि हरियाणा में सबसे ज्यादा जो हम एमएसपी खरीदते हैं वो गेहूं, धान और बाजरा, सरसों में। मैंने ये बात बोली थी। सूरजमुखी में हम लोग ने 7,280 प्रति कुंटल हम लोग दे रहे हैं। अगर हम गेहूं की बात करें तो 2425 प्रति कुंटल दे रहे हैं, जो कि इनके समय से जस्ट डबल दे रहे हैं। इनके समय पे कितना था मुझे बता दें। अभी ये मैं यहीं पे बैठी तो इसीलिए आप कह रही हैं कि बजट से डबल कर्जा भी हो जाए, तो जब डबल चीज हो रही है तो फिर कर्ज भी डबल हो सकता है। कर्जा हमने डबल किया ही नहीं है ना, वही तो मैं बताने की कोशिश कर रही थी। ऑलरेडी हम जब इनसे हम सब हमारे पास सरकार आई थी तो हमारे पास 1,60,000 करोड़ का कर्जे में ऑलरेडी हरियाणा डूबा हुआ था। ऑलरेडी डूबा हुआ। ठीक है मैम, और मैम आज कितना है? मैं इसलिए भी जानना चाह रहा हूँ प्रियदर्शनी जी, कंफ्यूजन वाली स्थिति रहती है, जनता भी समझ जाए, जान जाए कि है कितना, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा जी ने साफ लिख दिया अपने सोशल मीडिया पर, और उन्होंने बयान भी दिया कि 5,56,000 करोड़ है। इनेलो के प्रवक्ता ने कहा कि 4,30,000 है। अच्छा देखिए ना कितने हादसे पर कितनी मजाकिया बात, नासिर जी कितनी मजाकिया बात है कि अभी ये बोल रहे हैं जी हमारे पास ना 4 लाख करोड़ का कर्जा है। उधर बोले फूटा साहब आपने अभी पूछा, काउंटर क्वेश्चन किया आपने। इसलिए मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ प्रियदर्शनी जी कि है कितना कर्जा? आप तो बता भी नहीं पा रहे, आप बताइए ना, आप कोई आंकड़ा रखिए कितना कर्जा है। हम आपसे पूछ रहे हैं, सरकार आप चला रहे हैं, आपको पता होगा, आप बताइए कितना कर्जा है। आपको बताना चाहिए ना, सरकार आप चला रहे हैं, हम थोड़े चला रहे हैं। आप बताइए कितना कर्जा आज की डेट में। कांग्रेसी प्रवक्ता पढ़ के ही नहीं आते। दूसरी बात कि मेरे साथी प्रवक्ता अमन जी की बातें बड़े ध्यान से सुन रही थी। अमन जी बात करते करते शायद पंजाब की तरफ जाती है ये बात। अजय गौतम जी, अगर जब आप बोल रहे हैं ना तो उनकी आवाज नहीं आ पा रही सर। एक करके अजय जी एक करके मैं आ जाऊंगा, खुद आपके पास आ जाऊंगा। आप बोले जल्दी से प्रियदर्शनी जी। और मनदीप जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए। या प्रदर्शनी जी मैं आपके पास आ रहा हूं एक बार दोबारा से। मनदीप जी की एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं, क्योंकि वो एक बार फिर से जुड़ गए हैं, बीच में उनसे कांटेक्ट हमारा खत्म हो चुका था। मनदीप बिश्नोई जी, हरियाणा के बजट को लेकर आप क्या कहेंगे? किस तरह से आपको ये बजट महसूस हुआ, लगा, कितना फायदेमंद साबित होगा? दूसरी बात यह कि कर्ज को लेकर भी जो हरियाणा में एक अलग तरह की राजनीति चलती है कि कितना कर्जा है, इतना कर्जा है, उतना कर्जा है। कर्ज विपक्ष कहता है, बार बार आप लोग कहते हैं कि कर्ज लेकर घी पी रहे हैं, तो उस पर आपका क्या कहना है? नासिर भाई, सबसे पहले तो कांग्रेस के प्रवक्ता ने पूछा और आपने ही पूछा, हमारी बहन प्रियदर्शनी जी ने उसके बारे में नहीं बता पाए कि कितना कर्जा है। परंतु मैं तो एक ही बात कहूंगा। मेरी आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी बात रखिए। हाँ, आवाज ही गायब हो गई। मनदीप जी आपने शायद अपना म्यूट कर दिया। आपकी आवाज सही आ रही थी सर, आप बोलते रहिए। अब आपकी आवाज नहीं आ रही। ओके। अब आ रही है आपकी आवाज। आप बिल्कुल आप मोबाइल को मत छेड़िएगा, बिल्कुल जी। चलिए, हाँ चलिए। अब आ रही है जी, आपकी आवाज सही आ रही है बिल्कुल। ओके ठीक है। मैं तो इनसे पहले एक ही बात कहना चाहूंगा कि डी प्लान का पैसा कितना खर्च हुआ है। गुड़गांव में 4% खर्च हुआ, हिसार में 11% खर्च हुआ। डी प्लान का पैसा खर्च नहीं कर पा रहे हैं। केवल भाषण के तौर पर बजट को पेश करना उचित नहीं है। कि ये बताया जाना चाहिए कि पिछले साल हमने इतने का बजट पे प्रावधान ये चीजें की थी और ये हम कंप्लीट कर पाए। हिसार के अंदर एलिवेटेड रोड बनना था, 700 करोड़ रुपए के आसपास का बजट 2023-24 के बजट में उसका प्रावधान रखा गया था। डीपीआर तक फाइनल हो चुकी थी, लेकिन आज तक उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी माननीय मनोहर लाल जी ने जो योजनाएं, जैसे हरियाणा हिसार को लेकर के एचएमडीए, जो जीएमडीए के तर्ज पर हिसार को एचएमडीए बनाने की बात कही गई थी, उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया है। बहुत सी योजनाएं, जिस प्रकार हर डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज बनाने की बात मनोहर लाल जी करते थे, उनको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। मेरी बहन अभी किसानों की बात कर रही थी, तो किसानों के बारे में एक बात बता दूं कि आज भी लाखों एकड़ जो जमीन है उसमें पानी भरा पड़ा है।
एक का मुआवजे की घोषणा की गई है, दिया नहीं गया है, जबकि फसल तो 2 की तो बिजाई नहीं हो पा रही है। एक बात और कहूंगा कि 2024-25 के बजट में माननीय जो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने प्रावधान किया था, केसीसी के लिए जो किसान कृषि कार्ड बनता है वो 3 लाख से 5 लाख करने की बात कही गई थी। आज वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। केवल भाषण विधानसभा में जाकर के देना पर्याप्त नहीं है, इसको धरातल पर करना बहुत जरूरी है। आज मनरेगा के अंदर जो इनकी योजना अभी जी राम जी कर दी गई, इसके अंदर ये कहा गया कि हमने 110 दिन से बढ़ा करके 125 दिन कर दिया, लेकिन वो कब कर रहे हैं? वो उसके अंदर भी जब खेती का जो काम होगा उस दौरान बोला हम मजदूरी नहीं देंगे। तो क्या उन मजदूरों को किसी के पास बंधुआ मजदूर करने की बातचीत की जा रही है? क्या उस दौरान वो भूख मरेगा? तो इस प्रकार की योजनाएं नहीं करनी चाहिए। ये इनको कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंटेशन, ये सरकार घोषणा तो कर रही है परंतु इम्प्लीमेंटेशन धरातल पर लागू नहीं किया जा रहा है। किसान बड़ा दुखी है, परेशान है, उसकी फसल पीछे खराब हो गई, आज भी खेतों में पानी भरा पड़ा है, सरकार की तरफ से कोई साधन, कोई प्रबंध नहीं किए जा रहे हैं। तो मेरा तो ये मानना है कि इस प्रकार की भाषणबाजी छोड़ करके किसान को सशक्त बनाया जाए, क्योंकि 65% हमारा जो हरियाणा है वो कृषि पर आधारित है। जब तक किसान समृद्ध नहीं होगा तब तक प्रदेश की समृद्धि के बारे में हम सोच भी नहीं सकते। आज युवा बेरोजगार है, उनको रोजगार उन्मुख जो शिक्षा पद्धति है वो नहीं दी जा रही है, सरकारी स्कूल लगातार बंद किए जा रहे हैं। तो उन चीजों के ऊपर, और स्वास्थ्य सेवाओं का तो हाल ही बुरा है। मजबूरी के अंदर प्राइवेट हॉस्पिटल में लोगों को जाना पड़ रहा है, अपनी जमीन, अपनी प्रॉपर्टी बेच के अपना इलाज कराना पड़ रहा है। सरकार का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। चलिए, अमनदीप जी आप कुछ कह रहे थे, फिर मैं प्रियदर्शनी जी आपके पास आता हूं जी, और गुरमीत जी और जादौन जी के पास। अमनदीप जी। जी नासिर जी, मैं बता दूं कि जो कर्जे की बात प्रदेश के ऊपर चल रही है, जो सरकार का आंकड़ा है वो संशोधित आंकड़ा, जो अभी कितना कर्जा है वो 3,51,287 करोड़ रुपए जो सरकार ने बताया है कि हमारे प्रदेश पर आज का इतना कर्ज है। लेकिन जो प्रस्तावित कर्ज है, ये जो बजट है, ये अगले वित्त वर्ष का बजट है और अगले वित्त वर्ष तक खत्म होते होते वो सबका अनुमान है। और जैसा सरकार ने खुद कहा कि 40,000 अतिरिक्त जो है बोझ पड़ जाएगा 40,000 करोड़ का कर्जे का, तो वो अनुमानित कर्जा है कि अगले साल तक 4,30,000 करोड़ रुपए प्रदेश के ऊपर कर्जा हो जाएगा। अच्छा, एक बात ये भी तो कही जाती है अमनदीप जी कि कर्जा इसलिए तो लिया जाता है, जिससे काम किए जा रहे हैं, विकास के काम में तेजी लाई जा रही है, और जब विकास के काम किए जा रहे हैं तो फिर कर्जा भी लिया जाएगा, और कर्जा हर सरकार लेती है। नहीं, वही बात पर नासिर जी बात है कि अगर विकास के लिए कर्जा लिया जा रहा है तो विकास के अंदर तो 1% भी बजट खर्च नहीं हुआ। आपने आज भी देखा हुआ, बड़े बड़े अखबारों ने, राष्ट्रीय अखबारों ने छापा कि भाई विकास के लिए तो कई डिपार्टमेंटों में शून्य बजट गया, केवल खर्चे में, कर्जा की अदायगी में बजट चला गया, विकास पे तो खर्च ही नहीं हुआ। अगर विकास पे खर्च होता, आय के नए स्रोत बनते, तो ये मानने लायक बात थी कि भाई कर्जा लेकर के प्रदेश की वृद्धि हो रही है और आगे हम बढ़ेंगे, इस कर्जे को भी उतार देंगे। लेकिन विकास की वृद्धि नहीं हो रही, विकास दर की उस तेजी से कोई वृद्धि नहीं हो रही। दूसरी बात, जो खुद इनकी केंद्रीय सरकार द्वारा तय मापदंड है कि भाई जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग, नेशनल हेल्थ पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपने इतना प्रस्तावित बजट शिक्षा के लिए रखना है, इतना प्रस्तावित बजट स्वास्थ्य के लिए रखना है, ये उन मापदंडों पर भी खरे नहीं उतर रहे हैं जो इनकी खुद की सरकार ने दिए हैं, केंद्र की सरकार ने। तो कुल मिलाकर के पूरी तरह से वित्तीय प्रबंधन के अंदर हरियाणा प्रदेश की सरकार फेल हो चुकी है। और जो ये सपना दिखा रहे हैं कि भाई हम विकसित भारत बनाएंगे, विकसित हरियाणा बना देंगे, उस सपने में और जमीनी हकीकत में एक बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ी खाई है। और उस खाई को भरने के लिए सरकार का कोई ठोस कदम नहीं है। जो ये बजट पेश हुआ है, इससे उल्टा निराशा हरियाणा प्रदेश के लोगों के अंदर आई है। प्रोफेसर गुरमीत सिंह जी, कर्ज पर जब बात होती है तो उसके अलग अलग आंकड़े निकलकर सामने आते हैं। क्या विपक्ष बड़ा चढ़ाकर प्रदेश के कर्ज की बात करता है? नेता विपक्ष ने बाकायदा ऑफिशियली अपने पेज पर भी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने एक बात कह दी कि 5,56,000 करोड़ का कर्जा है। सरकार कहती है कि 3,51,000 करोड़। इनेलो
कोई कह रहा है 4 लाख करोड़ रुपए का कर्जा। एक बात तो ये आती है, विपक्ष की तरफ से तुरंत बजट को कह दिया जाता है कि निराशाजनक है, आंकड़ों की बाजीगरी है। क्या ये सिर्फ कहने की बातें हो चुकी हैं या वाकई में इनमें दम भी होता है? देखिए, पहली बात तो ये है कि इतने वर्षों में आपने कभी नहीं सुना होगा कि कभी विपक्ष ये कहे कि बजट अच्छा है, या तो ये अगर जब वो लोग उधर होते हैं तो पाला बदलते हैं तो यही कहा जाता है। और जहां तक कर्ज की बात है, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं कि सारी राज्य सरकारें जो हैं वो कर्ज से ज्यादा महत्वपूर्ण बात ये है जो आंकड़ों में दिख रहा है, बजट एट ए ग्लांस अगर आप देखेंगे तो उसमें साफ पता लगता है कि 30% जो हमारा टोटल प्राप्तियां हैं वो बजट कर्ज को उतारने में लगती है, मतलब डेट के पेमेंट में जाती हैं। और इसी तरह से लगभग 35% जो हमारी राजस्व प्राप्तियों का है वो पेंशन और सैलरी में जाता है। तो ये अगर दोनों मिला लें तो लगभग 65% हो जाता है। तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो मेन जो विकास कार्य हैं वो अलग चीज है, और जो दो चीजें हैं जिनको हम उस तरह से प्रोडक्टिव उसमें नहीं ले सकते, हालांकि वो जरूरी है और कई राज्यों में तो और भी ज्यादा स्थिति खराब होती है। तो ये एक क्रम है। दूसरा, अगर देखिए इस तरह से निकाल रहा हूं, अभी मैं भी पलट रहा था तो मैं देख रहा था कि कृषि क्षेत्र में जो बढ़ोतरी है पिछले साल में, वो यदि आप शिक्षा, पब्लिक हेल्थ, श्रम और तमाम विभागों की भी मैं देख रहा था। क्योंकि होता क्या है नासिर, की आप समझते हैं इस बात को कि सब विभागों को कहा जाता है कि आप बजट के लिए अपने पैरा बना के दीजिए और वो उस तरह से शामिल कर लिए, ऐसे ही नहीं 76 पेज बन जाते। और उसमें कई बार बड़ी कुछ हास्यास्पद बातें भी हो जाती है। जैसे मैं अभी ऑब्जर्व कर रहा था, आपको मालूम है हांसी जिला बना है, अब उसके लिए बजट में एक लाइन लिखी गई है, मैं आपको बताता हूँ, 3 विशेषण जुड़े हुए हैं। अति आधुनिक मॉडल जिला बनाया जाएगा। अब वो मॉडल जिला अपने आप में पर्याप्त है और कैसे मॉडल जिला होगा? ऐसे ही वेडिंग सिटी की एक बात कही गई है, यादवंद्रा गार्डन में शादियां अलाउ कर दी है पिंजौर में, और उन्होंने कहा 2 जगह हम और वेडिंग सिटी बनाएंगे। ऐसे ही एक जगह पर क्योंकि इस बार जैसे मैंने बताया तो जो पहले स्मार्ट सिटीज की बात थी, क्या वही आ चुकी है वही कह रहा हूं, या फिर एक नई चीज आई है? विभागों की तरफ से जो पैराज आते हैं उनको कई बार, अब जैसे मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूँ, एक जगह पे उन्होंने रैदास से एंड किया, बहुत अच्छी बात है, जो कि ऐसा चाहूं राज में जहां सबन को मिले अन्न, छोटो बड़ो सब बसे रैदास रहे प्रसन्न, यहां से उन्होंने भाषण एंड किया। हालांकि उसके बाद मोदी जी का पैरा आ गया। मैं देख रहा था कि उन्होंने एक जगह, हालांकि वो तो सिख धर्म में ही कहा गया, लेकिन उन्होंने उसको अवॉइड किया, शायद संत परंपरा करा, चलो कोई बात नहीं, किरत करो, नाम जपो और वन छको। अब इसमें किरत करो और वन छको तो फिर भी मुझे समझ में आया। अब नाम जपो को उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया कि किसका नाम जपला है, मतलब मोदी जी का जपला है जो बजट में बार बार उन्होंने जिक्र किया, या किसका जपला है। तो कई बार मुझे बजट जब हम भाषण पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि इन चीजों पर जो शायद उतनी सिग्निफिकेंट नहीं होती। अब जैसे मैं उदाहरण के लिए आपको बताता हूँ, उन्होंने कहा कि हम जो है वो थाने खोलेंगे, मान लो 7 महिला नए थाने या शायद कितना है, या साइबर थाने। ये अच्छी बात है कि लॉ एंड ऑर्डर को आप एड्रेस कर रहे हो, बट ये सारी चीजें मैंने बताया। 20% अग्निवीर वाला भी पहले घोषणा हो चुकी है ऑलरेडी, अग्निवीर के आरक्षण के लिए संभवतः पुलिस में। तो वो होता क्या है कि वो पैरा दर पैरा उसी रूप में शामिल कर लिए जाते हैं जिस रूप में विभाग बताता है कि हम। लेकिन मैंने शुरू में, जब पहले राउंड में आपने मुझे पूछा तो मैंने खुद ही आपको कुछ योजनाएं बताई, जैसे मैंने एग्रीकल्चर डिस्कॉम वाली बताई। इनफैक्ट उन्हें भी ये चीज मालूम है, इसीलिए उन्होंने वो 12 चीजें जो उन्होंने अपनी तरफ से कही कि 12 विशेष बातें हैं, वो पहले बताई अलग से, विभागों से अलग निकाल के, अलग अलग विभागों की, जिसमें मैंने बताया कि वैक्सीन की बात है, या एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए अलग से डिस्कॉम बनाने की मतलब बात है, या AI मिशन की बात है। ठीक है सर, ये सारी चीजें ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो एक न्यूनतम मजदूरी की बात है वो बढ़नी है महंगाई के साथ, लेकिन ठीक है, अच्छी बात है, उन्होंने वो 11,257 से 15,200 कहा है कि हम लागू कर देंगे। तो ज्यादातर जगहों पर जो विभागों से एक जो विभिन्न योजनाएं चल रही होती है उन्हीं को इसमें समराइज कर दिया जाता है। तभी मैं बार बार कह रहा हूं कि जो केंद्रीय बजट है उसमें एक स्कोप, जो उसका एरिया है वो ज्यादा रहता है, उसमें जो अवसर है वो ज्यादा रहते हैं, राज्यों के पास बहुत सीमित। राजन जादौन जी, मुख्यमंत्री ने कबीर का दोहा भी पढ़ा इस दौरान की काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पढ़ ले होगी बहुरी करेगो कब। तो क्या वो चीज अब बदल गई है? क्योंकि हमेशा से जिस तरह से प्रोफेसर गुरमीत कह रहे हैं कि कुछ पैरा ऐसे होते हैं जो हमेशा शामिल किए जाते हैं, उनको पढ़ दिया जाता है, लेकिन या फिर आपको लगता है कि नहीं, अब जिस तरह के इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं, उस हिसाब से काम करने की बात हो रही है? चाहे उन्होंने अत्याधुनिक मॉडल सिटी की बात हो, तो पहले हम सुनते आ रहे थे एक लंबे वक्त तक की स्मार्ट सिटीज की बात हो, शुरू में आपने भी जिक्र किया कि हर जिले के अंदर मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा, हर जिले में महिला थाने होंगे। तो
कई बार मुझे लगता है कि ये कुछ ऐसे काम हैं, चाहे वो सड़कों के एतबार से दावे किए जाते हो, चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे वो पानी की बात हो, चाहे सीवर की बात हो, कि वो तो बहुत पहले हो जाने चाहिए थे। अब तो एआई टेक्नोलॉजी को लेकर हम क्या करेंगे, किसानों को और किस तरह सुन्नत खेती की तरफ आगे बढ़ाएंगे, नई नई मशीनों के जरिए, इस पर बात हो। देखिए, ये बात तो वही है स्पीड अप की कि उन्होंने कबीर, मुख्यमंत्री जी संत कबीर निवास में रहते हैं जी, और कबीर का दोहा उन्होंने दोहराया है। तो सबसे पहले तो सरकार को अपने ऊपर ही लागू करना चाहिए कि पल में परलय होगी, बहुरी करेगा कब, यानी जितना जल्दी हो सके कर डाल जी। तो वो जैसे 2014 में सरकार आई, हम लगातार सुनते आ रहे हैं एक रेटोरिक के हर जिले में मेडिकल कॉलेज खुलेगा। चलिए, खोलने की प्रक्रिया पेंडिंग तो नहीं हुई है, वो चल रहा है, लेकिन अब तक तो नहीं खुल पाए ना वो सभी जिलों में। हर जिले में मेडिकल कॉलेज की मौजूदगी अभी नहीं है। और भी कई चीजें थी, स्मार्ट सिटी परियोजना जो 100 स्मार्ट सिटी बनानी थी, वो तो पता नहीं कहीं नेपथ्य में चला गया, वो बैकग्राउंड में चला गया वो पूरा, वो डायलॉग, वो जो बातचीत थी, जो वो था वादा था, उसकी जो चर्चा थी, वो चर्चा ही बंद हो चुकी है। ऐसे कई चीजें हैं, लेकिन सवाल ये है कि आप एक अच्छी तस्वीर लेके आए, तस्वीर का एक वो जो है आप खाका तैयार करें, लेकिन उसमें कलर भरने का काम बहुत स्पीड से ही होना चाहिए। नहीं तो लोग जो है उसके इंतजार में कि देखते हैं कि ये तस्वीर कैसी सामने आने वाली है, देखते हैं इसकी तस्वीर कैसी सामने आने वाली है, इसी में उनकी जिंदगी निकल जाए और बाद में तस्वीर बहुत लेट आए, तब तक तो परिस्थितियां बदल जाएंगी, नया एडवांसमेंट हो जाएगा, नई टेक्नोलॉजी आ जाएगी। किसी ने सोचा था कि एआई की जरूरत होगी और सारा काम, सारे सिस्टम एआई से चलने लग जाएंगे। आज एजुकेशन भी इसे एआई से चल रहा है, इंडस्ट्री भी एआई से चल रही है, तमाम तरह के और सिस्टम जितने भी हैं, कोई वाहन संचालन है, कोई रेल संचालन है, सब कुछ जो है एआई पर आ चुका है। किसी ने सोचा था कि एआई के लिए इतना करना पड़ेगा? आज एआई के सिस्टम चलाने के लिए रेयर अर्थ मिनरल के लिए युद्ध हो रहे हैं और पूरी वर्ल्ड की कूटनीति चल रही है। वो पाकिस्तान से अमेरिका दोस्ती कर रहा है तो वहां रेयर अर्थ मिनरल है, और बलूचिस्तान पर नजर है तो वहां रेयर अर्थ मिनरल है, और चाइना जो है अपनी हेगेमनी दिखा रहा है कि वो उसके पास रेयर अर्थ मिनरल, वो ज्यादा प्रोसेसिंग करता है। तो आपको ये सब चीजों की जरूरत है, इसके लिए आप कैसे आगे बढ़ेंगे? तो आप वो, मुझे लग रहा है कि आप वो देर से जाग रहे हैं, आपको और जल्दी जागना चाहिए था, क्योंकि जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और परिवर्तन जितने तेजी से होते हैं वो उतना पीछा नहीं कर पाते। ठीक है, क्योंकि साइंस बहुत तेजी से भागती है। ठीक है। तो इनको, सरकार को वही कबीरदास के दोहे को दुनिया को सुनाने की बजाय अपने ऊपर अमल करना है। अगर वो स्पीड अप करेंगे। सर, एक चीज और मैं आपसे पूछ रहा है। था बहुत संक्षेप में कि हम हमेशा सुनते हैं जब भी हरियाणा के अंदर कोई वित्त मंत्री बजट भाषण पढ़ते हैं, बजट पेश करते हैं, तो वो एसवाईएल का जिक्र जरूर करते हैं कि वो 100 करोड़ रुपए रखे हुए हैं एसवाईएल के। शायद आज मुख्यमंत्री ने किया हो, मैंने सुना नहीं, तो क्या उसका जिक्र हुआ था? नहीं हुआ। अमनदीप जी ने एक सवाल उठाया था इस पर। बजट प्रस्तावों में एसवाईएल का जिक्र नहीं है। अच्छा। वो तमाम तरह के, हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाएंगे, उससे पानी जो उपचारित होगा उसको सिंचाई में काम लेंगे, वो इधर उधर जैसे वो होता है ना घर में कि जला इनकम कम हो गई तो स्मॉल सेविंग देखो, बच्चों ने गुल्लक में क्या डाल रखा है उसको ही निकाल लो, इस तरह का हिसाब हो चुका है। तो ये जो है ना, पानी के लिए हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुकी हैं, उनसे कांटेक्ट टूट गया था। अजय गौतम जी, आप अपनी बात रखिए, फिर मैं प्रदर्शनी जी आपके पास आता हूँ उन सारी बातों को लेकर। हरियाणा सरकार ने बजट में घोषणाएं करते हैं लेकिन उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं। एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे चले जाते। पिछले स्टेप पे इन्होंने क्या बोला, क्या घोषणा की, क्या बनाना था, क्या नहीं बनाना था, उसको बोल के जनता को उलझा देते हैं। स्मार्ट सिटी की बात थी, स्मार्ट सिटी पूरे इंडिया में एक गिना दो, सिर्फ एक। कहां 100 स्मार्ट सिटी की लोग बात कर रहे थे, 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, एक भी नहीं बनाई। और मुझे हंसी आती है इनकी बातें सुनकर, क्या एआई विजन पे हम काम करेंगे। आप भूल गए क्या गलगोटिया यूनिवर्सिटी के थ्रू आपने क्या करवाया? पूरे दुनिया में थू करा दी हमारे देश की, क्या हमने ये रोबोट बनाया, ये किया, वो किया है, चाइना से खरीद के लाए, उस पर वो लगा दिया आपने ठप्पा। उसमें कितनी बेइज्जती हुई है भारत की, इस बात को इनको कोई नहीं है, मतलब बेशर्मी ओढ़ी हुई है। जैसा मर्जी करो, एक संवेदनशील आदमी या इंसान का इस तरह का काम नहीं होता कि ये झूठ मूठ की चीजें बना के ऐसे पेश कर दो कि हमने बनाया है। ये क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे। ये बात करते हैं 2014 में हमारे पास इतना था, 62 रुपए का डॉलर था, आज 94 का हो गया है। कौन जिम्मेवार है इसका? तब लंबे लंबे भाषण दिए थे, ऐसा होना चाहिएगा भाइयों बहनों, ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। मतलब कुछ शर्म तो बची नहीं है लोगों को, बिल्कुल कोई बेशर्मी की बात करते हैं। 2022 का विजन देके इन्होंने कहा था कि सभी के पास अपने घर होंगे। आज आधी दुनिया किराए पे रह रही है।
ये सोचते हैं कि जनता भूल गई है। जनता भूली कुछ नहीं है, इनको सबक सिखा के रहेगी। आज का बजट जनता के हित में कतई नहीं है। प्रियदर्शनी जी, ये तो मैं स्वाभाविक सी बात है कि जिस तरीके से विपक्ष अपना रिएक्शन दे रहा है, इसे कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जब उन्हें समझ में आ जाता है कि ये एक ऐसा बजट है जो कि हरियाणा की तस्वीर बदल देगा, तो इसी किस्म की मुझे सपनों में बदलेगा तस्वीर, सपनों में तो बदल जाएगी। अजय गौतम जी मत बोलिए प्लीज बीच में। हाँ, नहीं कौन सा बात करने का, आपको पता नहीं डिबेट कैसे की जाती है? नहीं आ रहे क्या? तो बाद देखिए, कहीं न कहीं हमें इस बात को समझ लेना चाहिए कि जिस तरीके का बजट दिखाया है वो युवा भाव के इसमें महिलाओं, अगर पॉसिबल हो पीसीआर तो आवाज बढ़ा दीजिए। प्रियदर्शनी जी की आवाज थोड़ी रुक रुक कर आ रही है जी। महिलाओं के लिए चाहे हम कहें कृषि बजट कहें, चाहे हम कोई भी, चाहे मेडिकल सेक्टर की बात करें, नौकरियों की बात करें, चाहे हम टेक्नोलॉजी की बात करें, ऐसा कोई भी ऐसा इस बजट में ऐसा प्रावधान है जो हम हर वर्ग को देख के चलते हैं। और यहाँ पे जिससे उन्होंने बजट और नेटवर्क आपका जवाब दे पाई, इसलिए मैं देना चाहती हूँ कि जब हम सर्वे की बात करते हैं तो हिंदू मुस्लिम ईसाई आपस में है सब भाई, तो हृदय परिवर्तन नहीं होती है। हिंदू भी हम भारत का पक्ष है, मुसलमान भी हम भारत का पक्ष है, और सिख भाई भी कैसी बात है। हृदय परिवर्तन अगर करता है, मुझे लगता है पार्टी मैम आपकी आवाज ठीक से अभी नहीं आ पा रही है। विनोद जी, अगर पॉसिबल हो तो फोन पर जोड़ लीजिए, फोन पर अच्छी आवाज आ जाएगी। उनका फोटो अच्छा, तो नॉर्मल वाले कॉल पर ये ना शायद व्हाट्सएप या मैम थोड़ा सा आप थोड़ा अपना जगह थोड़ी चेंज कीजिए मैम, आगे पीछे। प्रियदर्शनी जी, शायद आपकी आवाज थोड़ी ठीक हो जाए। मैं आता हूं फिर दोबारा से आपके पास। अमनदीप जी, आपको लेकर भी उन्होंने कहा कि जिस तरह से आपने कि मुख्यमंत्री जिस वेशभूषा में नजर आए, हृदय परिवर्तन कभी भी किसी का हो जाए, इसमें किसी को भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए और सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है कि पंजाब इलेक्शन को देखकर ही मुख्यमंत्री का ये गेटअप है? नहीं, मैं नासिर जी फिर से स्पष्ट कर देना चाहता हूं, मैं इस परिवर्तन का स्वागत करता हूं, बहुत दिल खोल के मैं स्वागत करता हूं और बधाई भी देना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी को कि वो परिवर्तित पथ है जो उनका हृदय परिवर्तन हुआ, वो इस पे और अग्रसर हों। मैं उम्मीद ऐसी करता हूं। लेकिन मैंने तो ये बहुत अच्छी बात है कि अगर आप इस पथ पर चल पड़े हैं, लेकिन कोई ऐसा ना हो कि बाद में चीजें निकल करके आए कि ये तो केवल पंजाब इलेक्शन के लिए था। मैंने ये वो बता दिया कि वो मत करना मुख्यमंत्री जी। मेरा निवेदन है आपसे, आप इसी पथ पर चलते रहिए और आपने जैसे सिख धर्म को अपनाया है और आगे गुरुओं की शिक्षा पे चलते रहिए। बहुत बहुत बधाई आपको हरियाणा प्रदेश की जनता की तरफ से, इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से और हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं। लेकिन आप बदलिए मतलब अपना हृदय परिवर्तन मत करिए। हमने पहले अतीत में देखे हैं हरियाणा प्रदेश में पॉलिटिशियन, कई सारे चंद्रमोहन से चांद मोहम्मद हो गए, तो ऐसा मत करिए। हम केवल वही निवेदन आपसे कर रहे हैं, मैं कोई नकारात्मक बात नहीं कर रहा इसमें, बल्कि शुभकामनाएं और अच्छी बातें कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी इस परिवर्तन पर अग्रसर हो रहे हैं और आगे बढ़े। मनदीप बिश्नोई जी, जल्दी से सर आपकी प्रतिक्रिया, क्योंकि अब वक्त भी बहुत ज्यादा नहीं बचा। जी नासिर भाई, मैं सुन रहा था बहन को, ये बोल रहे कि तस्वीर बदल देगा ये बजट। तो मैं तो कह रहा हूं कि बजट पेश करते हुए शायद ये 12वां बजट पेश किया है। पिछले 11 सालों में कितनी तस्वीर बदली, गवर्नमेंट स्कूल कितने इन्होंने बढ़ाए, कम ही हुए हैं। हेल्थ सर्विसेज के हालात हमारे सबके सामने हैं। पब्लिक हेल्थ की जो सीवरेज और वाटर सप्लाई की जो हालत है वो जग जाहिर है। लोगों को गंदा बदबूदार पानी पीने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि हर एक को घर देने की बात की गई थी। मैं कहता हूं घर दे, किराए के घर में रहना पड़ रहा है, ये कहा इन्होंने। लेकिन मैं तो कह रहा हूं कि HKRN में और जो आज जॉब में आ गया, मान लो किसी की 40,000 रुपए सैलरी है, 30,000 रुपए सैलरी है, उसका तो शहर में किराए पर रहना भी मुश्किल हो गया है।
हालात इस प्रकार के हो गए हैं, मूलभूत सुविधाएं देने की तरफ सरकार ध्यान दे। एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल मैंने उठाया था, वो प्रियदर्शनी आपकी बात हो तो पूछना कि निर्मला सीतारमण जी ने 2023-24-25 के बजट में किसानों के लिए केसीसी जो 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख करने की बात कही गई थी, उसे आज तक इंप्लीमेंट नहीं किया गया, एग्जीक्यूट नहीं किया गया। लोग किसान बैंकों के चक्कर काट रहे हैं, बैंक मैनेजर कह रहे हैं सरकार की तरफ से अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, इसलिए हम इसे लागू नहीं कर सकते। तो बजट में तो घोषणा कर दी, वो 1 साल से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन अब तक उसे इंप्लीमेंटेशन नहीं की गई। इस तरह की बातें बजट में ना करें। ठीक, बजट एक बुक होती है हरियाणा प्रदेश की आय और व्यय का लेखा जोखा, जो भविष्य का हमारा 1 साल का रहने वाला है, उसमें सच्चाई की बातें करें, सच की बात करें। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी 15 दिन दिल्ली रहते हैं, 15 दिन पंजाब रहते हैं, हरियाणा प्रदेश के बारे में जो अधिकारी लोगों ने लिख के दे दिया वही वो पढ़ करके विधानसभा में सुना देते हैं। प्रियदर्शनी जी, प्रियदर्शनी जी आवाज मिल पा रही है आपको? शायद संपर्क टूटे। बहुत संक्षेप में प्रोफेसर गुरमीत जी, आखिरी प्रतिक्रिया आपकी। देखिए, मैं यही कह रहा हूं आपसे कि जो योजनाएं हैं उनकी घोषणा होना एक चीज होती है और उसको जमीन पे लाना अलग चीज होती है। उदाहरण के लिए अब सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि पिंक कैब स्कीम की एक बात करिए कि महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा जिससे वो चलाएं, बट हम क्या ये विजुलाइज कर सकते हैं कि एक बड़ी संख्या में हरियाणा में ये चीज शुरू हो पाएगी? या एक बहुत बड़ी घोषणा की है कि जो गैर उपजाऊ जमीन है उसको उपजाऊ बनाया जाएगा, कि जो अभी वो जमीन जिस पे फसल नहीं हो पा रही तो उनको जमीन पर उतारा जाए। ऐसे ही ओलंपिक के लिए बहुत 2036 के लिए अभी से बात की गई है। तो लॉन्ग टर्म, ये इसमें कोई दो राय नहीं कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी होती है। हम कहेंगे नहीं जी ये तो दूर की कौड़ी है, 2036 किसने देखा है या 2047 किसने देखा है, लेकिन साथ के साथ हमें धरातल पे लाके, और जहां तक आंकड़ों की बात है, हर बजट में आंकड़े तो होंगे, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली पब्लिक को कितना लाभ होता है आने वाले दिनों में इन योजनाओं का, उस पर डिपेंड करता है कि सरकार कितनी जनता की तैशी है। जादौन जी, बहुत संक्षेप में आखिरी प्रतिक्रिया। नहीं, देखिए ऐसा है कि जो बजट प्रस्ताव आए हैं अभी 26-27 के, देखने में काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, लेकिन सवाल यही है कि उनको किस तरह से आप वो कितनी स्पीड से इम्प्लीमेंट करते हैं। जितना जल्दी हो सके, साल भर का जो बजट होता है तो आप साल भर में इम्प्लीमेंट करके दिखाइए, और अगर उसमें कुछ मजबूरियां हैं और चरण उसमें भी अगर स्टेप्स हैं और स्टेजेस हैं तो वो एक्सप्लेन कीजिए, लोगों को बताइए। लोगों को समझ में आना चाहिए कि वास्तव में सरकार ठीक तरीके से काम कर रही है। ठीक है सर। अजय गौतम जी, बहुत संक्षेप में जल्दी से। बस जुमले थे, आज ये जुमले सुनाई देते हैं, फिर 2014 से एक स्टेप पूरा नहीं होता, दूसरे स्टेप पे बढ़ जाते हैं, फिर तीसरे पे बढ़ जाते हैं, चौथे पे बढ़ जाते हैं। एक्चुअल में क्या है, ये बरगलाने का काम करते हैं, कोई बजट इनका प्रॉपर उसको डिस्प्यूट नहीं करते हैं और ना उसको एग्जीक्यूट करते हैं प्रॉपर। बजट बता देंगे इतना देंगे किसानों के लिए, लेकिन कब देंगे कब नहीं देंगे वो क्लियर नहीं होता। ठीक है सर। अमनदीप जी, बहुत जल्दी से संक्षेप में। जी, हमें उम्मीद तो थी कि हरियाणा प्रदेश अपने कर्जे को कम करने के लिए अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाए, खासकर से जब आप बजट जो आवंटित कर दिया आपने और आपके प्रोजेक्ट तय समय पर पूरे नहीं होते, वो केवल भ्रष्टाचार के कारण, और उन पर आपको और ज्यादा अतिरिक्त खर्चा करना पड़ता है। तो हरियाणा सरकार अपनी इस कमी के ऊपर काम करे, जो आपने प्रस्तावित बजट रखे हैं खासकर विकास के, वो तय समय पर पूरे करवाइए ताकि प्रदेश और कर्ज में मत डूबे। ये हरियाणा सरकार से इंडियन नेशनल लोकदल आवाज आ रही है आपको? एक सुझाव भी है, निवेदन भी है हरियाणा प्रदेश की। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, क्योंकि चर्चा बहुत जितनी हो एक एक पॉइंट पर भी हम करेंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन कुल मिलाकर बात वही निकल कर आती है आखिर में। विपक्ष का कहना है कि इस बजट से जो उम्मीदें थी वो उम्मीदें पूरी नहीं हुई, बजट निराशाजनक था, कर्ज बढ़ता जा रहा है, लेकिन सरकार कर्ज लेकर कर्जा चुका रही है, ये विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है। और कई पॉइंट्स उठाए गए कि ये बजट जिस तरह की घोषणाएं की जा रही हैं उसको जमीन पर उतारा जाए, तब समझ में आएगा कि लोगों को वाकई में कुछ फायदे हो रहे हैं। तो वहीं सरकार की तरफ से बार बार ये कहा जाता है कि हमने ऐतिहासिक बजट पेश किया है और ये बजट सबके हित में है, ये बजट विकसित हरियाणा और विकसित भारत की दिशा में बढ़ता हुआ कदम है। फैसला जनता को करना है और वक्त के साथ साथ सारी चीजें क्लियर होती चली जाती हैं कि बजट का कितना फायदा हुआ और कितना फायदा होने की उम्मीद थी वो नहीं हुआ, ये वक्त के साथ पता चल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का खबर अभी तक के साथ जुड़ने के लिए। खबर अभी तक पर लगातार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं।
2,23,658.17 करोड़ का बजट प्रस्ताव रखता हूं। किसी से भेद नहीं, सबका साथ, किसी का प्रत्याग नहीं, सबका विश्वास। ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सम बसे रहदास रहे प्रसन्न।